लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। देश भर की तरह ही मेरठ की जनता का भी एक ही सवाल है, कौन बनेगा सांसद। वोटिंग से पहले मतदाता प्रत्याशियों के बारे में भी जानना चाहते हैं। लिहाजा मेरठ में दैनिक जागरण ने जागरण चर्चा का मंच सजाया, जहां अभिनेता और मेरठ हापुड़ संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरुण गोविल से जनता ने खुलकर बात की। शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, लघु उद्योग से लेकर खेल उद्योग तक कई क्षेत्रों को लेकर लोगों ने अपनी बात, मांग और सुझाव भी रखे। किसी ने स्थानीय तो किसी ने राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर सवाल पूछा, तो किसी ने भावी सांसद से उनकी कार्य योजना के बारे में। अरुण गोविल ने भी लोगों के राजनीति, कला और व्यक्तिगत प्रश्नों का सहजता से जवाब ही नहीं दिया, बल्कि लोगों के मन को जीतने की भी पूरी कोशिश की। मैं राजनीति में आ गया हूँ। राजनीति से ताल्लुक़ मैं बेसिकली जो मेरा मन था वो जन सेवा के लिए था, पर जन सेवा करने के लिए इस स्तर पर जन सेवा करने के लिए राजनीति में आना शायद आवश्यक होता है उसके लिए। तो उस नाते मैं राजनीति में आ गया हूँ। मैं सो कॉल्ड राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि वो मुझे आती भी नहीं है, वो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। जन सेवा के लिए यदि मुझे कुछ करना पड़ेगा राजनीतिक, तो मैं वो ज़रूर करूँगा, बिकॉज मेरा मेन एम जो है, लक्ष्य है मेरा, वो वही है। मेरा जन्म मेरठ में हुआ, मैं यहीं आई वाज ब्रॉट अप हियर। जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन अयोध्या में वहाँ मंदिर में बैठे बैठे मेरे मन में आया कि नाउ दिस इज़ द टाइम। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, वो शायद कहीं मेरे सबकॉन्शियस में थी वो बात कि अब मुझे जन सेवा करनी चाहिए। रामायण के थ्रू सेवा हम बहुत हुई, आध्यात्मिक सेवा हुई, सांस्कृतिक सेवा हुई, मॉरल्स हमने बताया लोगों को कि क्या रामायण से हम क्या सीख सकते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो उसमें हम ज़रूर बताते थे, पर 1 to 1 की जो सामाजिक जन सेवा होती है वो कभी नहीं की थी मैंने। तो मेरे मन ने कहा कि अब मुझे जन सेवा करनी चाहिए। जहाँ तक काम करने की बात है, तो ऊपर से जो समस्याएं समझ में आती हैं, जिनको हम मुद्दा कहते हैं, मुझसे बहुत सारे जर्नलिस्ट पूछते हैं कि आप किन मुद्दों को लेकर सबके सामने जा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं जितना जनसंपर्क कर रहा हूँ, मेरी बात तो किसी से होती ही नहीं है। ना वो कुछ पूछते हैं, ना मैं कुछ बताता हूँ उनसे। मैं एक गाड़ी में सवार होता हूँ, वो मुझे देखते हैं, मैं उन्हें देखता हूँ, वो मुझ पर फूल फेंकते हैं, अभिवादन करते हैं, मैं उनका अभिवादन लेता हूँ, उनको अभिवादन करता हूँ, वो आशीर्वाद देते हैं। तो जो आई कांटेक्ट है वो बहुत कुछ कह देता है, उनके चेहरे के भाव बहुत कुछ कह देते हैं। और मुझे ये लगता है कि ये सम्मान, मुझे ये लगता है कि सम्मान और ये सब तो मिलता रहा है पहले से भी, पर अब ये जानने के बाद भी कि मैं चुनाव में आ गया हूँ, वो कहीं और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसका अर्थ मैं ये लगाता हूँ कि उन्हें मेरे प्रति, चुनाव के प्रति उत्साह है, या यूँ कहिए चुनाव में मेरे प्रति उत्साह है उनका। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। उनका जो अप्रोच है वो बहुत पॉजिटिव मुझे इस समय लग रही है। और बाकी मैं अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी जो भी मेरी सक्षमता है उसके अनुसार मैं यहाँ जो भी कार्य है वो, उसके लिए थोड़ी बहुत स्टडी मुझे करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। वो जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ मैं बैठूंगा, दूसरे जो लोग हैं, भाई बहन सब हैं, उनके साथ में बैठूंगा। जैसे जैसे एज इट कम्स टू मी, आई विल कीप ट्राइंग टू डू माय बेस्ट। और 2-3 जो चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो मुझे लगा है कि एक तो ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होता है मेरठ में, उसका ज़रूर एक सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। वो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की, मतलब कहीं आप जाएं तो अंदाज़ा नहीं लगता कि हम कितनी देर में वहाँ पहुँचेंगे। वो है, एयरपोर्ट बनना बहुत ज़रूरी है। शहर बहुत बड़ा हो गया है, कनेक्टिविटी के हिसाब से भी रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, बट स्टिल इनर रिंग रोड अभी 4-5 किलोमीटर बननी बाकी है। कोशिश होगी कि वो जल्दी बन जाए। और एक मेरे मन में आया है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो एक मेरठ में ज़रूर होना चाहिए। मेरठ इतना ज़्यादा जुड़ा रहा है स्पोर्ट्स से, पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री यहाँ पर है। तो वो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में है कि जब राम जी ने मुझे वापस भेज दिया तो मैं ये काम ज़रूर करूँगा। तो फाइनली ये है कि एज़ इट कम्स टू मी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, कि मैं जो विश्वास
भाजपा नेतृत्व में, नेशनल नेतृत्व में श्री मोदी जी ने, श्री योगी जी ने जो मेरे अंदर रखा है और जो मुझे यहाँ भेजा गया है, तो उस विश्वास पर मैं अपने आप को खरा साबित कर सकूं, ये मेरी कोशिश होगी। और मेरा जीवन बेदाग रहा है। अभी जब मैंने पर्चा भरा था तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ था, अरे आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है? सोच लीजिए एक बार फिर से, कोई एफआईआर? मैंने कहा भाई नहीं है तो नहीं है भाई। तो ये है। फिर मेरे से पूछा गया कि आपके कितने अकाउंट्स हैं? मैंने कहा एक ही अकाउंट है। ये कैसे हो सकता है आपका एक अकाउंट होगा? किसी का एक अकाउंट नहीं होता, आप फिर से सोच लीजिए। मैंने कहा भाई अब एक अकाउंट है तो है यार, मैं क्या करूं उसमें? मैंने ज़िंदगी में कभी दो अकाउंट नहीं रखे, आज तक भी नहीं रखे हैं किसी भी काम के लिए। तो ये हूँ मैं बेसिकली, और यहाँ हूँ इस काम के लिए। अब आपकी जो भी जिज्ञासाएं हों, जो भी आप प्रश्न करना चाहें, जो मुझे गाइडेंस आप देना चाहें प्रश्नों के थ्रू, उसका स्वागत है। मेन मुद्दा मेरठ की बात करें, आप चकाचौंध दुनिया को छोड़कर बॉम्बे को 5 साल के लिए वनवास के लिए आप मेरठ में आएंगे तो हमारी समस्या काफ़ी सारी है। 2 लाख लोग ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि आप जीत के आएँ और हमारी समस्या सुनें और चकाचौंध दुनिया को छोड़ के 5 साल बाद आप मेरठ में बिताएं हमारे साथ। नहीं, एक तो ये वनवास नहीं है मेरे लिए। ये वनवास नहीं है मेरे लिए। नहीं, मैं बिल्कुल रहूँगा। ये मेरे लिए वनवास नहीं है। और आप जो कह रहे हैं, जो समस्याएं हैं, वो डेफिनेटली उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, बिल्कुल होगा। चाहे राज्य सरकार रही है, उनका फोकस नोएडा, थोड़ा सा गाजियाबाद में रहा है। आप देखिए नोएडा के नियर बाय जेवर में है ना, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है और हमारे यहाँ इतना बड़ा बिजनेस, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे आपका ज्वेलर्स का हो या हैंडलूम का हो या पब्लिकेशन का हो, इसका इतना बड़ा फॉर्मेट होने के बाद हम एक छोटा सा एयरपोर्ट मेरठ में नहीं बना पाए। साथ ही है ना, एक लंबे समय से हाई कोर्ट बेंच के लिए है ना मेरठ की है ना हो रहा है, उसके लिए भी है ना पिछले 10 साल से लड़ाई कर रहे हैं और हम उस पर भी है ना कुछ काम नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं समस्याओं के बारे में ये एक बात मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, और वो सबसे मैं एक ही बात कह पाऊँगा इस समय, कि मैं ईमानदारी से इसको रिप्रेजेंट करूँगा। आपकी जो भी समस्याएं, जिस भी फील्ड की समस्याएं हैं, समस्याएं मेरे पास आ जाएंगी, मैं उनको डेफिनेटली रिप्रेजेंट करूँगा और कोशिश करूँगा उनको फॉलो अप करने की प्रॉपरली। यहाँ पे हेल्थ से संबंधित काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ी है अभी भी, तो उसको देखते हुए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक ही है और सरकारी हॉस्पिटल है, बट लेकिन ये पूर्णतः रूप से हमारे पॉपुलेशन के लिए सही कंप्लीट नहीं है। हमें प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीबों को भी 5-5 लाख रुपए जरूर मिलता है, लेकिन जब गंभीर समस्या होती है तो सब लोग दिल्ली भागते हैं। तो इसके ये देखते हुए कि पूरे भारतवर्ष में पीजीआई और एम्स जैसे संस्था खुल गए हैं, जो बड़े संस्थाएं हैं जिसमें सारी फैसिलिटी है, तो ऐसा देखते हुए एक तो मेरठ को ये फैसिलिटी जरूर अवेल कराई जाए, अवेलेबल कराई जाए, नंबर 1। नंबर 2 मैं देखता हूँ कि हम आदर्श शहर बनाने के में लगे हुए हैं मेरठ को, लेकिन आपने बताया जगह जगह नाले नालियाँ ये सब खुली हुई हैं और प्रदूषण है, काफ़ी ट्रैफिक है। तो हम इसको किस प्रकार से बना पाए कि यहाँ कोई दिल्ली जाए या आसपास के अच्छे बड़े शहर या मध्य प्रदेश में जाए तो बड़े तालाब हैं, घूमने की जगह है, वॉक के लिए जगह। यहाँ कोई बात सोचता है कि मैं वॉक के लिए सुबह जाऊँगा, मैं घूमूंगा, तो उसे सड़क पे जाना पड़ता है, कहीं कोई मार ना जाए। साइकिल ट्रैक्स हैं, तो ये देखते हुए तालाब हैं जहाँ पे हम स्विमिंग या बोटिंग कर सकें। तो क्या मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी पूरी पॉपुलेशन के लिए, क्या हम इसमें कर पाएंगे आगे शहर के लिए? तो ये 2 बातें मैं रखना चाहूँगा। जो नए शहर डेवलप हो रहे हैं या ओवरऑल जो पेरीफेरी पे जो जितना भी डेवलपमेंट होता है, उसमें ये सारी सुविधाएं आ जाती हैं कि जॉगिंग पार्क बना दिया हमने, ये एक ट्रैक बना दिया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पुराने शहर में कुछ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, ये हर शहर की परेशानी है। हमारे मुंबई में भी अगर आप देखें तो जो पार्क्स पहले के बने हुए वही हैं, जो सेंट्रल सिटी है उसमें नया कुछ बन नहीं पाता बिल्कुल भी। लेकिन पेरीफेरी पे ये डेवलपमेंट एक ज़रूर होता है, तो वो
पूरी कोशिश होगी कि जो आप कह रहे हैं वो उसको कोशिश करके बनाया जाए। और मेडिकल फैसिलिटीज़ तो होनी ही चाहिए, बिकॉज कई बार होता है इतनी अर्जेंसी होती है कि हम दिल्ली भी नहीं जा पाते, तो वो ज़रूरी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दूरी बनी, उसका मुख्य कारण एक तो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि डॉक्टर को डॉक्टर नहीं रहने दिया, उसको एक बता दिया कि एक सर्विस प्रोवाइडर है, और मरीज को मरीज नहीं रहने दिया, उसको कह दिया कि ये कंज्यूमर। दूसरा डर पैदा हुआ है कि अगर आप देखेंगे डॉक्टर केवल सिंपल बुखार के लेकर जाएगा तो 10 इन्वेस्टिगेशन लिख देता है, तो कई बार सोचते क्यों लिखता है। तो इसको जब कंज्यूमर मिल गया तो इसमें हमें इसमें मेडिकल और लीगल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें सीधा जोड़ दिया गया कि अगर थोड़ी सी भी उसकी गलती आती है या जांच नहीं कराता है तो उसको सीधे उस एक्ट के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो एक तलवार लगातार मरीज की ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक लटकी रहती है। नहीं, आपने डॉक्टर्स की जो समस्या बताई है, रिलेशनशिप की समस्या बताई है, उसमें मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इसको अन्यथा ना लीजिएगा। मैं भी एक सो कॉल्ड कंज्यूमर हूँ। डॉक्टर्स का एक अकेला प्रोफेशन है जिसमें मरीज़ और डॉक्टर के बीच पैसे की कभी बात नहीं होती। मरीज़ सीधा पूछता है डॉक्टर साहब आपकी फ़ीस, और डॉक्टर जो कहता है वो दे के निकल जाता है। वो ये किसी और प्रोफेशन में नहीं। अब बहस का मुद्दा नहीं है ये, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप होती है वो दोनों तरफ से ग्रो करती है, दोनों तरफ से डेवलप होती है वो। और ये जो मुद्दा है आपका, ये बहुत लंबी एक बहस का है बेसिकली, है ना, नेशनल पॉलिसीज़ का मुद्दा है ये। तो ये यहाँ इसके बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि जो भी बेस्ट होगा गवर्नमेंट से बात करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, वो मैं ज़रूर करूँगा। हॉस्पिटल और शिक्षा ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं सर, और ये हमारे लोग ये सोचते हैं कंज्यूमर कि ये इनको हमने खरीद लिया, डॉक्टर को पैसा दिया हमने डॉक्टर को खरीद लिया, स्कूल कॉलेज को पैसा दिया हमने स्कूल कॉलेज को खरीद लिया। इसमें बहुत आवश्यकताएं हैं सर, आपके हेल्प की हमको जरूरत पड़ेगी। मैं आपको इसलिए और ज्यादा आशावान करना चाहता हूं कि इस कलयुग में हम सतयुग का मेरठ बनाने आपके नेतृत्व में निकलने जा रहे हैं। और जब वो सतयुग था तब आपकी राजगद्दी आपको नहीं मिली थी। इस कलयुग में मेरठ आपको राजगद्दी देकर यहाँ पर सुशोभित करने वाला है। मुझे लगता है मेरठ को जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडस्ट्री के एक्सपेंशन से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं हमको एक स्किल यूनिवर्सिटी चाहिए। यहाँ पर डिग्री बांटने वाले संस्थान बहुत है सर, बट स्किल देने वाले, एक्चुअल स्किल्स को डिमार्केट करने वाले, जो कि मोदी जी का एक स्टार प्रोजेक्ट है कि जिसमें कि हम स्किल यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश करें। तो मेरठ शुड हैव वन स्किल यूनिवर्सिटी, जहां हम आसपास के लोगों को स्किल करके उनको सीधे एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ और समस्याओं को भी सॉल्व करने की तरफ हम लग सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो यहाँ चाहिए। मेरा बस आपसे यही एक प्रश्न था कि आप इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में आपको क्या विचार है? इंडस्ट्री तो किसी भी समाज के लिए, किसी भी शहर के लिए, देश के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब बनाने वाली चीज़ ही नहीं होगी तो कैसे आगे बात होगी। तो वो तो बहुत ही ज़रूरी है, उसका एक बहुत बड़ा स्थान है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डेवलप हो अच्छी तरह से, उसको सारी सुविधाएं मिलें। मैं जब वापस आ जाऊंगा यहाँ पर हम लोग जरूर बैठेंगे। अभी जो भी परेशानी होगी वो मुझे आप बताइए, क्योंकि मेरा उस परेशानी को जान पाना अकेले मुश्किल होगा, मैं नहीं जान पाऊंगा। एक तो मैं इन सब क्षेत्रों से नहीं आता जिन क्षेत्रों से आप हैं, अदरवाइज मुझे पता होता। तो हम लोग बैठेंगे, जब आप बताएंगे परेशानियां, जो भी समस्याएं हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा, उनको फॉलो अप किया जाएगा। और छोटी सी बात करना चाहूंगी, मेरठ में पहली आजादी की लड़ाई हुई और तब से लेकर अब तक मेरठ निरंतर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहाँ की ज्वेलरी इंडस्ट्री, यहाँ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत अपकमिंग और बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही प्लान बेस से मेट्रो भी आ गई। मेट्रो और हम सबको दिख रहा है कि मेट्रो बहुत अच्छा विकास हुआ, लेकिन बहुत बड़ी अपकमिंग प्रॉब्लम है। जब मेट्रो आएगी तो फुटफॉल बढ़ेगा। मेट्रो के स्टेशन के आसपास पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जब फुटफॉल बढ़ेगा तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा जाम बाग एक प्रॉब्लम आने वाली है, जो शायद अगले एक साल में मेरठ में आ जाएगी। तो मेरे आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे आसपास जब आप आए जीत के, जो हम सब चाहते हैं कि आप एज अ सांसद मेरठ में आए, आप वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी बनवाए ताकि लोग मेट्रो को यूज करना चाहें और उनके व्हीकल्स वगैरह वापस। 28 जिलों में 22 जिले ऐसे हैं, क्योंकि आगरा में डिमांड करता है, 22 जिले ऐसे हैं जिनके लिए अगर मेरठ खंडपीठ बनाई जाए पश्चिम की तो वो ज्यादा मुफीद होगा। एक विषय। दूसरा विषय से कि अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने इस पे थोड़ा काम किया और खास करके सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में आगे बढ़ा कि वर्चुअल सुनवाइयां हो सके। तो जब खंडपीठ का वो विकल्प तो नहीं हो सकता,
लेकिन जब तक वो चीजें हो रही हैं, हमारी मेरठ कचहरी इतनी इक्विप्ड हो जाए, वो मैं सांसद के माध्यम से चाहूंगा कि अगर सांसद चुन के आप आते हैं तो उस दिशा में आपका क्या योगदान रहेगा, और खंडपीठ एज फिजिकल बेंच को लेकर के आपकी क्या सोच है, क्योंकि ये यहाँ की अस्मिता का भी मुद्दा है। और this conversation will go on depending upon the outcome. पर शायद अब हम चाहेंगे संतोष जी, अब थोड़ा सा इस दिशा में हम अग्रसर हो कि मेरठ इनको भी थोड़ा समझ पाए। जी। एक बड़ा सीधा सा प्रश्न होगा, और कई बार इस प्रश्न का आम जनता को लोकतांत्रिक अधिकार आपसे पूछने का, अगर वो 5 बिंदु सर जानना चाहते हैं, हम सारे लोग मतदाता के तौर पर भी सब जानना चाहेंगे कि क्यों आपको चुना जाए, में 5 आपकी क्या प्राथमिकताएं, क्या बिंदु होंगे, इस वजहों से मुझे बिल्कुल चुने आप निश्चिंत, वो 5 क्या बातें आप बता सकते हैं? 2-3 बातें होती हैं। एक तो यहाँ इस समय जो ब्रांड मोदी है वो बहुत बड़ा ब्रांड है, और वो ब्रांड ऐसे ही नहीं बन गया है, उस ब्रांड ने बहुत काम किया है इस देश के लिए। सबसे पहली बात, वो किस पार्टी को बिलोंग करता है? भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा नंबर वो। तीसरा नंबर, प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? वो ब्रांड छोटा नहीं है, बहुत बड़ा ब्रांड है आज की तारीख में। नंबर 3। चौथा, उसके बाद आता है कैंडिडेट। कैंडिडेट जो है एक साफ सुथरी छवि वाला कैंडिडेट की जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, जो मैं हूँ, साफ सुथरी छवि वाला कैंडिडेट है। और वो कैंडिडेट यहाँ क्यों उसने हाँ कर दिया यहाँ के लिए, जब आज तक कभी हाँ नहीं किया था, तो यहाँ के लिए हाँ क्यों कर दिया उसने? बिकॉज वो यहाँ कुछ करने के लिए आया है, यहाँ से कुछ लेने नहीं आया है। तो लास्ट के 2 पॉइंट जो है वो कैंडिडेट के लिए है कि एक साफ सुथरी छवि वाला इंसान है, और ये देखिए कि वो क्यों आया है यहाँ पर। लोग राजनीति में क्यों जाते हैं? राजनीति में ज़्यादातर लोग आजकल, इट्स ए हाई प्रोफाइल प्रोफेशन, बहुत हाई प्रोफाइल है। नाम मिलता है, पैसा मिलता है, पावर मिलती है। धन की, इस तरह के धन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। जो मेरे पास है थोड़ा बहुत, आई एम नॉट अ रिच मैन एट ऑल, आई एम ए मिडिल क्लास पर्सन। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पैसे को कभी अहमियत नहीं दी। जो इमेज मेरी बनी थी श्री राम की, उस इमेज को बरकरार रखने के लिए, ताकि लोगों की भावना जो मेरे प्रति है वो आहत ना हो, वो जिसमें राम की आस्था को नमन करते हैं जिस व्यक्ति को देखकर, वो व्यक्ति उसका स्वरूप होना चाहिए, उसका जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। इसलिए मैंने पैसे को कभी अहमियत नहीं दी। पैसा मेरे लिए सिर्फ उतना है कि जिसमें मैं जी सकूं, दैट्स इट। तो मुझे इन तीनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ काम करने आया हूँ, इस बात के लिए आप सबको मुझे वोट देना चाहिए। आपका शहर, आपके मुद्दे, आपका सरोकार, सत्ता का महासंग्राम। चुनाव के हर पहलू पर होगी जागरण चर्चा।